डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। बिल्कुल, थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए कि कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, बैरूनी कर्जे जो हैं वो 60 अरब डॉलर तक पहुंच गए और अंदरूनी कर्जे इससे कहीं ज्यादा हैं। ये बताएं कि कर्जे चढ़ते चले जा रहे हैं और हमारे जो सियासतदान हैं यहाँ के आपस में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, मुल्क की किसी को फिक्र नहीं है, ये कर्जे उतरेंगे कैसे? कर्जे उतरेंगे तो ऐसे ही कि आपकी बरामदात बढ़ें, इंपोर्ट्स कम हों या जो बाहर से फंड्स आ रहे हैं वो हैं, लेकिन बैरूनी वसाइल एक्सटर्नल रिसोर्सेज आने थे वो भी ड्राई आउट हो गए। अलबत्ता रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं। तो अगर इस चीज़ को आप देखें तो जैसे आपने कहा 60 अरब डॉलर का खर्चा जो है वो कर्जा हो गया, तो अब ये पाकिस्तान के जो वसाइल जो हमारा ग्रोथ रेट नज़र आ रहा है 2% 3%, इससे तो नहीं उतर सकते। अब एक इनकलाबी कदम उठाना होगा। एक तो रिवायती है कि जनाब दुनिया से कि हम तो वापस नहीं कर सकते, आप हमें नए कर्जे दें या रीशेड्यूल कर दें जो पहले किया था, तो वो तो तबाही है। तमाम मेंबरान पार्लियामेंट, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, इन पर ये पाबंदी लगा दी जाए और एफिडेविट वो दें कि उनके बाहर खाते नहीं हैं। जो मेरा असेसमेंट है कि जो पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान में रहते हैं उनके 125 बिलियन डॉलर्स बाहर हैं। अगर ये अपने थोड़े से डिपॉजिट यहाँ ले आएँ जितने ला सकते हैं और एफिडेविट दे दें, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके पास जाए। उनके 175 बिलियन डॉलर्स हैं। उनसे ये कहें कि जनाब देखो सदर, वज़ीर आज़म, मेंबरान पार्लियामेंट, इनके खाते तो आ गए हैं, तो अब फ्रीज तो आपके होंगे नहीं। वहाँ पर आपको 1% सूद मिल रहा है अमेरिका में, बरतानिया में, मिडल ईस्ट में। हम IMF को अगर 4.5 देते हैं तो इनको 5 दे दें। तो 5% अगर आप मुनाफा दें, जबकि 1% मुनाफा वहाँ मिल रहा है, और ये एश्योरेंस हो कि ये फ्रीज नहीं होंगे, एश्योरेंस हो, तो मैं समझता हूँ कि 20-25 अरब डॉलर आ जाएंगे। यहाँ पर कहूँ कि मुल्क डूबता चला जा रहा है और कर्जों के बोझ तले हम दबते चले जा रहे हैं। और आपको लगता है कि किसी को, जिस तरह से आपने लाहेअमल तो बता दिया, परवाह लगती है आपको किसी की कि कोई सियासतदान या हुकूमत में जो लोग हैं उन्हें कोई फिक्र है इस वक्त मुल्क की? देखिए, पिछले बरसों में जो कुछ हमने देखा है, तमाम पॉलिसियाँ इख्तिदार को तूल देने के लिए और ज़ाती मुफाद में बनाई जा रही है। तो इसी का नतीजा ये है कि एक ऐसा मुल्क जिसको अल्लाह ताला ने बेतहाशा वसाइल दी है, वो खित्ते में सबसे नीचे चला गया। गुर्बत में, बेरोज़गारी में, शरह नमू में, और जितने नेगेटिव ट्रेंड्स हैं अफरात ज़र में, हम नीचे चले गए। इसी सोच, करप्शन और टैक्स की चोरी का नतीजा है। इन 3 सालों में खास तौर पर जो कर्जे हैं तकरीबन 2 गुना हो गए हैं। हुकूमत तो संजीदा दिखाई नहीं देती। इस तरह से लगता है कि जैसे वक्त गुजार रहे हैं, वक्त गुजारने के बाद इलेक्शन होंगे, नए लोग आएंगे और मुल्क कर्जों पर ही चलता रहेगा। सूरत हाल क्या रहेगी आने वाले वक्त में? देखिए, इस वक्त जो हुकूमत की सोच है वो तो यही है कि पुराने कर्जे जो ड्यू डेट पर जैसे IMF के आपको अदा करने हैं, तो या तो IMF से कहेंगे आप हमें नए कर्जे दें, उसमें से पिछले हम वापस कर देंगे, या इन कर्ज़ों को रीशेड्यूल करा लिया जाए। और एक तीसरी कोशिश हो रही है कि कर्ज़ों को अदा करने के लिए जो कौमी असासे हैं उनको फॉरेनर्स के हवाले कर दिया जाए औने पौने। तो ये जो सोच है ये पाकिस्तान के लिए तबाकुन है। अपने ज़राए बढ़ा के, अपने वसाइल बढ़ाकर अगर हम इन कर्ज़ों को अदा नहीं करते तो आप सियासी खुद मुख्तारी, माशी खुद मुख्तारी ये भूल जाएं, और सबसे बड़ा इसका जो मनफी असर होगा वो 18 करोड़ आवाम पर होगा, गरीब आवाम पर होगा। गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई, अदम तहफ़्फ़ुज़, ये तमाम कर्ज़ों की वक्त पे अदायगी ना करने की लानत है जिसको आपको फेस करना पड़ेगा नहीं, शायद डॉक्टर साहब कर रहे हैं। और इस वक्त गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बेरोज़गारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि तरक्याती काम मुल्क में नहीं हो रहे, लोग मुश्किलात का शिकार हैं। 800 अरब रुपए सालाना जा रहे हैं सिर्फ सूद की मद में। ये सब अदा करने के बाद कोई 1000 अरब रुपए का तो आपका बजट खसारा है, और 1500 अरब रुपए आप हर साल कर्जे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि बजट खसारे के अलावा आपका 15 अरब डॉलर का तजारती खसारा भी है। तो अगर ये रेमिटेंसेज नहीं आ रही होती, जो कि 11 अरब डॉलर इस साल आ गई, तो खुदा न जाने पाकिस्तान का क्या हाल होता। तो ये रेमिटेंसेज हैं, इससे तो मईशत को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए था। हम इस पैसे को बहरान से निकलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि तबाही का नुस्खा है। बजट में जो पैसे मुख्तस किए गए हैं तालीम के लिए, वो GDP का 1.8%, बिल्कुल, और हेल्थ के लिए 0.5। बिल्कुल। इससे किस तरह से मुल्क किस तरह से आगे बढ़ेगा? गुर्बत बढ़ेगी, लोगों के मसाइल बढ़ेंगे। जब लोग बढ़ नहीं सकेंगे, जब लोगों के पास सेहत नहीं होगी, तो किस तरह से आगे, किस तरह से बढ़ेंगे? देखिए, मैं आपको पहले एक बात बता दूँ कि पिछली 2-3 दिहाइयों में जितना हमने टैक्स की चोरी होने दी है या करप्शन किया है, उसका 50% भी अगर चेक कर लेते, सिर्फ 50%, और उस पैसे को तालीम और सेहत और इंसानी वसाइल की तरक्की और वोकेशनल ट्रेनिंग, इस पर आप डाइवर्ट कर देते, तो मेरी रिसर्च के मुताबिक आज आपकी बरामदात 130 अरब डॉलर होती, 24 अरब डॉलर नहीं होती। और अगर 130 अरब डॉलर होती तो GDP का साइज़ कितना होता, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी होती, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी होती। इसका मतलब ये है कि हमारी तमाम जो माशी खराबियाँ हैं उनकी वजह हमारी रॉन्ग प्रायोरिटीज़ हैं,
तालीम और सेहत को निगलेक्ट करना। और आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के तालीम और सेहत के अखराजात खित्ते में यानी बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह से बहुत कम है। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की मुआशी सूरत हाल की। मुल्क कर्जों में डूबता चला जा रहा है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि कर्जों पर इन्हिसार कम से कम किया जाए और जो मुल्क में अपने वसाइल हैं उस पर इन्हिसार बढ़ाकर मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। अब देखना यह है कि हुकूमत आने वाले वक्त में किस तरह का लहअमल अपनाती है। करप्शन का खात्मा यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। पसंद और नापसंद को ख़त्म करते हुए मेरिट पर काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, bazaar@jio.tv। रिजवान आज़ान को बाजार की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मौजूदा हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए। इन 3 सालों में खाने पीने की चीजों की कीमतों में इजाफे समेत बिजली और गैस के निर्ख तकरीबन 100% बढ़ चुके हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल भी इससे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमत में इजाफा बराह रास्त महंगाई में इजाफे का सबब बनता है। गुर्बत में तकरीबन 50 से 55% जो लोग हैं वो बिलो पावर्टी लाइन पे आ गए, जो बड़ा ख़तरनाक रेशियो है। अगर हमने इसी तरह इकॉनमी को चलाया तो शायद हमारी गुर्बत में तकरीबन 65 से 70% वो लोग हो जाएंगे जो गुर्बत की लाइन से नीचे हैं। 3 सालों में तकरीबन जो है 500 अरब से ज़्यादा जो है कर्ज़े हम ले चुके हैं। बैंक से भी जो हम कर्ज़े ले रहे हैं नोट, इसलिए स्टेट बैंक गवर्नर साहब ने भी इस्तीफ़ा दिया है कि वो कह रहे हैं कि 200-300 अरब के नोट छापे जा रहे हैं रोज़। तो अगर ये नोट छापने ही हैं तो हमें कम से कम एनर्जी तो दे देते। अगर एनर्जी दे देते तो हमारी इंडस्ट्री फुल चल जाती। फुल इंडस्ट्री चल जाती तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाती। एक्सपोर्ट बढ़ जाती तो हमारा बैलेंस बेहतर हो जाता और हमें शायद IMF की ज़रूरत ना पड़ती। हमारे टैक्सेशन, अगर इंडस्ट्री फुल फ्लैज चलेगी तो टैक्सेशन भी ज़्यादा आएगी। इस वक्त जो पेस चल रहा है कर्ज़ों को के हासिल करने का, और बुनियादी तौर पर उसकी वजह जो मैंने अर्ज़ की कि हमारी जो GDP की इंक्रीज़ है वो खातिर खा नहीं है। जो हमारी GDP का जो ग्रोथ लेवल था वो हमने 7% तक अचीव किया था, जो कि अब तकरीबन 2% तक है। माशी बदहाली के बाइस तालीम और सेहत का बजट इतना कम है कि कोई भी मुल्क बदहाली में तो कायम रह सकता है लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल नहीं हो सकता जब तक कि तालीम पर तवज्जो ना दी जाए। माली साल 2011-2012 के लिए पंजाब ने तालीम के लिए 51 अरब 4 करोड़ रुपए, सिंध ने 30 अरब 49 करोड़ रुपए, खैबर पख्तूनख्वा ने 15 अरब 42 करोड़ रुपए और बलोचिस्तान ने 19 अरब 26 करोड़ रुपए मुख्तस किए। पंजाब ने सेहत के लिए 40 अरब 28 करोड़ रुपए, सिंध ने 20 अरब 49 करोड़ रुपए, खैबर पख्तूनख्वा ने 14 अरब 30 करोड़ रुपए और बलोचिस्तान ने 8 अरब 87 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। एजुकेशन और हेल्थ ये 2 बुनियादी ज़रूरियात हैं जो कि आवाम की वो पूरी होनी चाहिए, और उसमें हमारे जो बजट में अगर आप देखें कि उसमें जो तनासुब है एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए वो खातिर खा नहीं है। जिस तरह होना चाहिए आबादी के लिहाज से वो नहीं है, बल्कि हम अगर मैं कहूँ कि दुनिया में जो इंतहाई कम तरीन सतह की जो बजटिंग इस सेक्टर के लिए होती है हमारा मुल्क उन ममालिक में शामिल है। इस वक्त हमारे मुल्क में तालीम की शदीद कमी है। इंग्लिश स्टैंडर्ड क्या हमारे तो उर्दू स्टैंडर्ड करने के लिए भी नहीं है। तो हमें ऑलमोस्ट जितना बजट दिया कम अज़ कम इसको डबल कर लेते तो भी कुछ बेहतरी आती, वरना इस तालीम का जो बजट दिया जा रहा है इनएफिशिएंट है और ये तालीम का मेयार नहीं बढ़ेगा, और जब तक तालीम का मेयार नहीं बढ़ेगा मुल्क में बेहतरी आने मुश्किल है। इसी तरह सेहत के मामलात में जो है वो भी बजट बहुत कम है। सरकारी अस्पतालों में ना दवाएँ हैं, ना डॉक्टर हैं, ना फैसिलिटीज़ हैं। तो दुनिया में सरकारी अस्पतालों में बहुत अच्छी सर्विस होती है, फैसिलिटी होती है। मुझे ये बताएं कि कोई मुल्क या कोई कौम जो बजट हमने मुख्तस किया है तालीम के लिए ख़ास तौर पर, हम इस बजट में रहते हुए अपनी कौम को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं? अगर किसी भी मुल्क की डेस्टिनी चेंज करनी है तो उसको अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना होता है। जो बजट में हमने एजुकेशन के लिए रखा है वो बहुत कम है। पहली दफ़ा 1992 में डॉक्टर महबूब हक ने एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किया था जो वर्ल्ड बैंक में यूज़ होता है, और उसमें कहा था कि पाकिस्तान को मिनिमम 5 से 6% अपना GDP का जो है वो एजुकेशन सेक्टर पे रखना है, ताकि हमारी जो GDP ग्रोथ है वो तकरीबन 6 से 7% टच करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का फोकस नहीं है और उनका एजुकेशन पे इतना वो तवज्जो नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल इस बजट
बजट से जो एजुकेशन पे रखा है या हेल्थ पे रखा है, इसको खासा इजाफा होगा जीडीपी में। जीडीपी में तो नहीं होगा, कौम मुल्क ऊपर कैसे जाएगा? मुल्क उसी वक्त ऊपर जाएगा जब हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे। और जब मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ फ़ीमेल एजुकेशन पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। अगर एक हम लड़की को पढ़ाएंगे तो अगर हम पूरे ख़ानदान को पढ़ाएंगे, अगर हम लड़के को एजुकेट करेंगे तो हम एक फ़र्द को एजुकेट करेंगे। तो मेरे ख्याल है फ़ीमेल एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, जो इस वक्त की ज़रूरत है। और बहुत सारे ममालिक जैसे बांग्लादेश है, इंडोनेशिया, मलेशिया, उन्होंने इन चीज़ों पर फोकस करके आज उन्होंने काफ़ी तरक्की हासिल की है। ये हमारी बदकिस्मती है कि बेसिक चीज़ें जो आपको अपनी आवाम को देनी हम नहीं दे पा रहे हैं, और उसमें ये आपकी बजट में जो पैसा इसके लिए रखा जाता है ये इतना कम होता है कि मैं समझता हूँ कि आप आम आदमी को हेल्थ एजुकेशन दे नहीं पा रहे। 0.5% और एजुकेशन के लिए 1.8%। मैं ये समझता हूँ आगे बढ़ सकता है इस तरह नहीं बढ़ सकता, और इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। हेल्थ एजुकेशन में बजट कम से कम 4% रखना पड़ेगा। ये दो जगह ऐसी हैं कि ये इन्वेस्टमेंट अगर आप बोरो करके भी करें ना, तो इससे आपकी आवाम की हालत बेहतर होगी। और जब तक आप अपनी आवाम की हालत बेहतर नहीं करोगे, आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान आज़ान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाजार। पाकिस्तान की मईशत का ढांचा कर्जों पर ही खड़ा है और अंदरूनी और बैरूनी कर्जे तेजी से बढ़ रहे हैं। बैरूनी कर्जों की बात करें तो तकरीबन पाकिस्तान पर 5,126 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे चढ़ चुके हैं, और अंदरूनी कर्जों की बात करें तो 6,073 अरब रुपए के अंदरूनी कर्जे हमारी हुकूमत ने ले रखे हैं। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि जब बहुत बड़ी रकम इन कर्जों की सूद की अदायगी में जाएगी तो मुल्क किस तरह से चलेगा, और खास तौर पर हेल्थ और एजुकेशन। दुनिया भर में तरजीहात होती हैं किसी भी हुकूमत की। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इन दोनों शोबों में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, और जो रकम रखी जाती है हमारे हमसाया ममालिक की निस्बत बहुत ज्यादा कम है। और बगैर तालीम हासिल किए कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। माली साल 2011-2012 में भी खसारे का बजट पेश किया गया। हजम 27 खरब 67 अरब रुपए है। आमदनी का हदफ 2,200 अरब रुपए रखा गया है। खसारा फिर कर्ज लेकर पूरा किया जाएगा। कर्जों का बोझ इस कदर बढ़ गया है कि अब उतारना शायद आसान नहीं रहा। इस सूरत हाल के बावजूद हमारे मुल्क के सियासतदान बाहमी इख्तलाफात में उलझे हुए दिखाई देते हैं। मुल्क के आम लोगों के मसाइल में इजाफा और वसाइल में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। मुल्क की मईशत का ढांचा IMF से कर्ज की बुनियाद पर खड़ा है। 2008 में जब हम दोबारा IMF के प्रोग्राम में शामिल हुए तो उस वक्त ही ये बात आया हो गई थी कि IMF से कर्ज की सूरत में मुल्क की मईशत को तो संभाला मिलेगा, पर IMF की कड़ी शराइत की वजह से लोग शदीद मुतासिर हुए। जब हम 2008 में गए तो हमारी फिस्कल पोजीशन, हमारी जो बैलेंस शीट थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो इतनी वीक थी जिसकी वजह से हमें IMF जाना पड़ा। IMF ने हमें फोर्स नहीं किया था, हम खुद IMF के पास गए थे, जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़े। 2008 तो क्राइसिस का साल था, और उसमें पैसे आप लेने भी निकल रहे थे तो मिल नहीं रहे थे, कोई देने को भी तैयार नहीं था। तो उसमें सिवाय IMF के कोई रास्ता था नहीं। लेकिन क्योंकि IMF की तरफ जाना बहुत ही तल्ख होता है, क्योंकि उनकी शराइत इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी सख्त होती हैं कि वो आपकी इकोनॉमी को फॉर द टाइम बीइंग तो डुबो देती है। लेकिन ये है कि बाद में डेफिनेट, क्योंकि जब हमारे मामलात बेहतर होते हैं, लेकिन उसमें बड़ा टाइम लगता है। IMF का हम गए तो उस वक्त बेसिकली हमारी ज़रूरियत थी, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया था जो है ना फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन उसके बाद उन्होंने इतनी कड़ी शराइत लगाई हैं जिसकी वजह से हमें सब्सिडी सब की किस्म की विड्रा करनी करी। एनर्जी पे आलमोस्ट इस वक्त उन्होंने विड्रा करा के आलमोस्ट हमारा एनर्जी का रेट डबल हो गया, जिसकी वजह से हमारा कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ी महंगी हो गई है। मुझे ये बताइए कि कर्जों का बोझ हम पर बढ़ता चला जा रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने इतने कर्ज ले लिए, अंदरूनी कर्ज और बैरूनी, जब हम कर्जों की बात करते हैं 60 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। मुझे ये बताएं, कर्ज तो ले रहे हैं, मुल्क चलाना है, जाहिर है मुआशी चैलेंजेस का सामना है, कर्ज उतारना भी तो है हमें।
आपको नजर आती है प्लानिंग हुकूमत की? अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की प्लानिंग नज़र नहीं आती। जो डेट लेते हैं हमें उनको पे ऑफ भी करना है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की फाइनेंशियल जो स्टैंडिंग है, जो रेटिंग है, सॉवरेन रेटिंग है, उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम जितना जल्दी हो सके अगर अपने कर्जे वापस करें, हमें अपने रेवेन्यूज़ और अपने रिसोर्स को जनरेट करना होगा, ताकि हम जो IMF की कंडीशंस हैं उसको मीट करें और अपने कर्जे जो हैं, जो हमने इतने ज़्यादा चढ़ा लिए हैं और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा GDP के ग्रोथ पे, वो हम जल्दी उतारें। इस वक्त हम माशी एतबार से खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। मईशत की बेहतरी के लिए मुल्की वसाइल पर इन्हिसार बढ़ाना होगा। अंदरूनी और बैरूनी कर्जों में कमी ही हमारे मुल्क को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों की मालियत 5120 अरब रुपए है, जबकि अंदरूनी कर्जों की मालियत 6073 अरब रुपए है। इस तरह पाकिस्तान का हर शहरी तकरीबन 28,445 रुपए का मकरूज है। कर्ज लिया है तो उतारना ही है और उतारना ज़रूरी है, लेकिन उतारने के लिए जो ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा करना इंतहाई ज़रूरी है। और उन ज़रूरियात में मैं ये समझता हूँ कि जो मुल्की पैदावार है GDP, उसमें इजाफ़ा होना ज़रूरी है। और GDP का इजाफ़ा जो है वो बुनियादी तौर पर हमारे मुल्क में दो ज़राए से हासिल होता है, एक ज़रई और दूसरा इंडस्ट्री। ज़रई तौर पर माशाल्लाह हमारा काफ़ी बेहतर जा रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों में उसमें भी कोई खातिर खा इजाफ़ा जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक इंडस्ट्रियल शोबे का ताल्लुक़ है, उसमें GDP में जो इंक्रीज़ है वो बहुत मामूली है, बल्कि हमने देखा कि वो इसमें ग्रोथ नेगेटिव है। मैं समझता हूँ कि फर्दर भी कर्जे ले सकते हैं, हमारे पास गुंजाइश है, लेकिन हम डेवलपमेंट करें, हम डैम बनाएं, उससे हम एनर्जी के वसाइल लाएं, हम थर्ड कोल को डेवलप करें, हम ऑयल एंड गैस में इन्वेस्टमेंट करें। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको मिलता है। आज अगर पाकिस्तान के पास कोल, गैस, कॉपर, गोल्ड, अगर इनके रिजर्व की आप वैल्यूएशन करें तो आप ये कर्जे 24 घंटे में अदा कर सकते हैं। 24 घंटे। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है कि आज अगर ये सोच लें कि मुझे ये कर्जे निकालने हैं, तो हमारे पास इतने एसेट्स हैं कि हम इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा अपने मुल्क से।